नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने दांव खेल दिया है। जी हां, दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। लेकिन भाजपा का जातिगत कार्ड खेलना कितना कामयाब होगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात ये करेंगे कि भाजपा में आने के बाद क्या अपर्णा यादव फंस गई हैं, पछता रही हैं, और क्या भाजपा से अब उनकी विदाई हो सकती है। क्योंकि बीजेपी में बहुत कुछ सोचकर अपर्णा यादव आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सरकार बना ली, लेकिन योगी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह तक नहीं मिली। मैनपुरी में चांस लग रहे थे, वो भी होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या बीजेपी उनको भाव दे नहीं रही है, क्या कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है, और रघुराज शाक्य क्या डिंपल पर भारी पड़ेंगे, ये तमाम मुद्दे हमारे इस प्रोग्राम के। और ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल मैं अपर्णा यादव को लेकर करना चाहूंगा। अपर्णा यादव जो सोच कर आई थी भाजपा में, वो पूरा नहीं हो पाया। वो बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि जगह नहीं मिल पा रही है। तो क्या अपर्णा यादव का भाजपा में आना ये सबसे बड़ी गलती है? और ऐसा लग रहा है कि भाई योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं, मैनपुरी की सीट पर जगह नहीं मिल पाई है, आने वाले वक्त में बीजेपी में जिस तरह से आई थी उसी तरह से वापस चली जाएंगी। देखिए, अपर्णा यादव यहाँ पर दोहरी चाल खेल रही हैं। ये मैं कतई नहीं कह सकता हूँ कि बीजेपी में आ गई हैं, उन्होंने गलती कर दी है। गलती नहीं की है, यहाँ पर वो दोहरी चाल खेल रही हैं। पहली चाल उन्होंने ये खेली कि मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि उनको डर था कि यहाँ पर डिंपल यादव सामने होंगी तो मैं कैसे जीतूंगी। अगर मैं हार से शुरुआत बीजेपी में करूंगी तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। यहां पर डिंपल यादव को यह पहला डर था। दूसरा डर आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि यहां पर अखिलेश यादव ने मैनपुरी के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार का नाम दे दिया। इसके बाद तक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार का नाम नहीं दिया था, जबकि उस रेस में अपर्णा यादव आगे थी और अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अपर्णा यादव बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठक कर रही थी। बैठक सिर्फ इसलिए चल रही थी कि उनको यहां से टिकट नहीं चाहिए था, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एमवाई समीकरण कितना मजबूत है मैनपुरी सीट पर। आप ये भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानते हैं, हमारी जनता भी ये जानती है कि मैनपुरी सीट पर लगातार मुलायम सिंह यादव की जीत दर्ज होती रही, चाहे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को ये डर था कि मैं बीजेपी ज्वाइन किए हूं और मैनपुरी की जनता का एक भड़ास निकालने के लिए यहां पर अच्छा मौका होगा। दूसरी चीज, बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत है, टिकट मिल रहा है, और अगर मुझे टिकट मिल गया और मैनपुरी की जनता ने हमें यहाँ पर नहीं सराहा और मुझे नहीं जिताया तो मेरी शुरुआती हार से हो जाएगी। तो यहाँ पर दोहरी चाल खेल रही है। दूसरी बात मैं ये कहने वाला था कि दोहरी चाल में पहली चाल तो ये हो गई, दूसरी चाल ये थी कि कहीं ना कहीं परिवार के सामने अच्छा बन रही है, समाजवादी पार्टी के सामने अच्छा बन रही है, यादव परिवार के सामने अच्छा बन रही है कि आप ये देखिए कि मैं डिंपल यानी कि जेठानी के सामने लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे परिवार के साथ परिवार में लड़ने में अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ये तस्वीर पेश करना चाहती है अपर्णा यादव। ऋतिक, मेरा सवाल ये रहेगा कि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को यहां से उतार दिया है, भाजपा का मैनपुरी से जातिगत कार्ड कितना कामयाब हो पाएगा, और क्या मैनपुरी में जो माहौल इस वक्त बना हुआ है समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा, किसकी जीत ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, रघुराज शाक्य का आपने नाम लिया और रघुराज शाक्य को उतार भी दिया। सांसद वो रहे हैं, ऐसी कोई छोटा उटा चेहरा नहीं है, लेकिन राजनीति में ये कयास लगाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कयास लगाया जा रहा है। और मैनपुरी की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ममतेज शाक्य को क्यों नहीं उतारा, आखिर प्रदीप को क्यों नहीं उतारा, मतलब रघुराज शाक्य को ही आगे लेकर क्यों आए। तो आपको समझना होगा कि शाक्य का वोट बैंक कितना है, आपको समझना होगा कि ब्राह्मण का वोट बैंक कितना है, आपको समझना होगा कि वैश्य का वोट बैंक कितना है, साथ में कुर्मी और लोधी लोगों का वोट बैंक कितना है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शाक्य को मिला लें, ब्राह्मणों को मिला लें, यहाँ पर कुर्मी को मिला लें, वैश्य लोगों को मिला लें, तो लगभग वही आंकड़ा सामने आ जाता है जो आंकड़ा एमवाई समीकरण को पूरा करता है, यानी कि 7 से 8 लाख वोट, 7 से 8 लाख वोट इनका है। तो कहीं ना कहीं इनको उतारने के लिए बीजेपी ने इसलिए सामने लाए क्योंकि ठाकुरों का वोट और शाक्य का वोट और तमाम जो अन्य जातियों का वोट है, मुस्लिम और यादव को छोड़कर, ये बीजेपी अपने खेमे में लेना चाहती है। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनपुरी में देखा गया है कि इन वोटों के साथ साथ 10-20 हज़ार वोट एक्स्ट्रा मिले हैं मुलायम सिंह यादव को। तो आप ये जाहिर तौर पर ये समझ सकते हैं कि एमवाई समीकरण के साथ साथ शाक्य का वोट, ठाकुरों का वोट, कुर्मी का वोट, तमाम अन्य जातियों और वर्गों का वोट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और यादव परिवार के खेमे में जाता रहा है। वाकई देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो मैनपुरी का उपचुनाव दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि बीजेपी जो जातिगत कार्ड में माहिर है
वो कार्ड खेलती रहती है। और जातिगत कार्ड खेलना यहाँ भाजपा के लिए सबसे बड़ी। एक बात और ऐड करूंगा राहुल यहाँ पर कि शिवपाल चाचा साथ आ गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि मेदांता अस्पताल से लगातार मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल चाचा दिखे, उसके साथ आपने देखा कि शोक किल में और देहांत के बाद जो अंतिम क्रियाएं होती हैं उनमें वो साथ दिखे, अखिलेश यादव के साथ दिखे, तो लगा कि अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा साथ में काम करेंगे। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ जब शोक के लिए 20-25 दिन निकल गए, उसके बाद देखा गया कि शिवपाल चाचा कहीं ना कहीं प्रसपा के गुणगान करने लगे। प्रसपा के गुणगान करने के बाद अब आप ये देखिए स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम 9वें नंबर पर रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा के आ जाने से एक और शक्ति यहाँ पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को मिल गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिवपाल चाचा को कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का सेनापति और दाहिना हाथ कहा जाता था। अब जब शिवपाल चाचा वहां उतरेंगे स्टार प्रचारक के तौर पर, तो कहीं ना कहीं मैनपुरी की जनता डिम्पल यादव के खेमे में जाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए ऋतिक लगातार जानकारी दे रहे हैं। और ऋतिक, मेरा सवाल इसमें यह भी रहेगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव को जो मैदान में उतारा है, कहीं बड़ी हार की वजह तो नहीं बन जाएंगी डिम्पल, कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी है? क्योंकि डिम्पल यादव कन्नौज जैसी सीटों को हार चुकी है, जो कि समाजवादी पार्टी का जहां दबदबा रहा है। तो महिला कार्ड खेलना, डिम्पल को उतारना कितना फायदेमंद साबित रहेगा और कितना नुकसान रहेगा समाजवादी पार्टी को? कन्नौज के इतिहास को उठा के देख लीजिए और आप मैनपुरी के इतिहास को उठा के देख लीजिए। कन्नौज की बात इसलिए, हाँ वहाँ दबदबा रहा है, उनका इतिहास रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखा जाए आज हमारे भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के 19 साल बाद लगभग 1969 से लगातार मैनपुरी सीट पर सपा का गढ़ रहा है और सपा जीतती चली आई है। और कन्नौज में ऐसा कुछ नहीं था, कन्नौज में जीतते आए हैं लेकिन हार गए, वो अलग बात है। डिम्पल यादव लगातार 3-4 साल से राजनीति में भी नहीं है। आप ये सोचिए 3-4 साल राजनीति में भी नहीं और कन्नौज की सीट हार गई, उसके बाद उनको टिकट मिल जाता है। तो महिला कार्ड तो खेला ही गया है, साथ में इमोशनल टच भी है, एक महिला कार्ड, इमोशनल टच। और तीसरी बात आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये परीक्षा है कि मैनपुरी की जनता ने जैसे मुलायम सिंह यादव को प्यार दिया है, स्नेह दिया है, क्या अखिलेश यादव को मिलेगा? और अखिलेश यादव की छवि को ले लो, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की छवि को ले लो, शिवपाल चाचा यादव की छवि को ले लो, तीनों की छवि को लेते हुए यहाँ पर डिम्पल यादव सामने आई हैं। तो यहाँ पर यह परीक्षा है कि क्या वही प्यार मिलेगा जो मुलायम सिंह यादव को मिलता था। तो डिम्पल यादव को यहाँ पर भारी बहुमत मिल सकता है, लेकिन यह तय करना पड़ेगा कि शाक क्या चुनौती के ऊपर और क्या मुद्दों के ऊपर वहां पर उतरते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात कर रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर, तो मैनपुरी उपचुनाव के जो हालात अभी से हमें नजर आ रहे हैं वो ये है कि बीजेपी का जातिगत कार्ड यहाँ पर कामयाब तो जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।